पंजाब के नौजवानों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्रों का एक संगठन है जिसका सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, पंजाब के एबीवीपी के जनरल सेक्रेटरी जनाब चित्रांशु रतन साहब, उनके तमाम साथी, इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए लोग, उन सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। मुझे खुशी है कि भारत का एक ऐसा सूबा, एक ऐसा राज्य जहां इतिहास किसी शहर, किसी जिले, किसी गांव से भी शुरू करते हैं तो वीरों की गाथा के लिए हमें किसी खास शहर में या खास गांव में नहीं जाना पड़ता। पंजाब का मतलब शौर्य, बहादुरी, बलिदान, साहस और शक्ति। हजारों सालों से इस मिट्टी ने न सिर्फ शूरवीर पैदा किए हैं बल्कि दुनिया में एक शांति, दुनिया में सौहार्द, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने की एक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। और जब हम सिख कहते हैं तो ये अपने नाम के अनुरूप जो कुछ भी इतिहास में पढ़ाया गया, इतिहास लिखने वालों ने बहादुर लोगों का मजाक बनाया, उनकी बहादुरी की गाथाएं जो हर गली में, मोहल्ले में जितनी गाई जाएं उतनी कम हैं। लेकिन आज दुनिया को साहस और पुरुषार्थ की एक लंबी नजीर खड़ी करने वाला समाज आज अपने अंदर बहकावे, झूठ और फरेब के षड्यंत्रों का शिकार हो रहा है। हम जब बचपन में पंजाब के बारे में सुनते थे तो एक अपने अंदर ताकत का और साहस की अनुभूति महसूस करते थे। और ऐसा नहीं है कि 1947 की युद्ध में ही सिखों का इतिहास लोगों को समझ में आया। यह बात अलग है कि राजनीतिक स्वार्थों के चलते किस तरीके से एक बहादुर कौम, एक पुरुषार्थी कौम को स्वार्थ में डूबे हुए नेताओं ने कैसे उसको समाप्त करने की कोशिश की। और शने शने धीरे धीरे झूठे इतिहासों को गढ़ा गया, जिसके चलते आज
जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारा बड़ा भाई है, उसको किस तरीके से हमने अपनी भूलों और करतूतों के कारण उसको अकेला छोड़ दिया। मैं बात अपनी अगर शुरू करूं तो जो कहानियां पंजाब की मिट्टी से देखने को और सुनने को मिलती हैं, वो मुझे ऐसे ही मिलती जुलती मुझे महाराष्ट्र से, बंगाल से मिलती हैं, बिहार से मिलती हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी ने लीड ली, अगर किसी ने राह दिखाई, तो वो पंजाब ने दिखाई। और हर संकट के समय जब इस देश में अनाज का संकट था, जब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश की मिट्टी को बंजर बनाकर जब अंग्रेज चले गए, नील की खेती करके चले गए, ऐसे ऐसे हालात पैदा करके गए ये देश को उठने में सालों लग जाएं, तब पंजाब की धरती से पूरे देश को 2 वक्त खाना कैसे मिले, कैसे वो अपने परिवारों को जीवित रखें। हमने बंगाल का अकाल भी देखा, और इस तथाकथित आजादी, ये झूठी और मक्कारी आजादी जो है, हमारे बड़े बड़े नेता जिन्हें हम बड़े आदर्श के साथ नाम लेते हैं, उन सब के षड्यंत्रों का सबसे बड़ा अगर कोई भागीदार इस 1947 में बना है तो सिर्फ पंजाब और बंगाल बचा है। न सिर्फ ये बांटे गए, न सिर्फ उस तथाकथित कुछ राजनेताओं की दिल्ली में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा अखाड़ा बना, तो पंजाब और बंगाल बना। पूरे भारत ने इस दंश को तब महसूस किया जब पंजाब के बंटने के बाद जो एक मुल्क बना इस्लाम के नाम पे, वहां से हजारों लाखों लोगों की लाशें रेलों में भर भर के आईं। महाराजा रणजीत सिंह के दौर का पंजाब, जिसकी राजधानी लाहौर थी, उसी लाहौर से एक एक सरदार को, सिख को न सिर्फ लूटा, और सरदार और सिख तो वो कौम है जिन्होंने कभी इसका गम नहीं किया कि जिंदगी कहां से शुरू करनी है। उनका आपने सोना चांदी मकान दुकान सब लूट लिया, लेकिन आपने बहन को, बेटी को, पति को, भाई को, उनकी हत्याएं की। लेकिन लुटे पिटे पंजाबियों ने, सिखों ने, सरदारों ने सब कुछ लुटाने के बाद भी इस आजाद भारत में जब वो लौटे और जब खड़े हुए, तब भी उन्होंने अपना घर पहले नहीं भरा, अपना पेट पहले नहीं भरा। इस भारत धरती का जो भूखा, कमजोर, बंगाल से लेके यूपी और यूपी से लेके बिहार और दूर दराज के राज्यों में सबसे पहले आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पैदा किया, और जिसके चलते घर घर अनाज पहुंचा, आपने सम्मान की रोटी खाई, तो उसके पीछे बंगाल का पुरुषार्थ शामिल है, पंजाब का पुरुषार्थ शामिल है। पंजाब को, उस पंजाब को जो पंजाब इस आजादी के बाद, इस मक्कारी भरी आजादी के बाद मिला, उसके भी 3 टुकड़े किए गए। हरियाणा बना, हिमाचल बना, और राजनीतिक स्वार्थों के चलते पंजाब की बहादुरी को
पंजाब के पुरुषार्थ को, पंजाब के बलिदानों को कैसे कम किया जाए, क्योंकि किसी राजनीतिक दल के स्वार्थी नेताओं को उनका मजबूत होना, उनका ताकतवर होना, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी सनातन भक्ति ये पसंद नहीं आई। इसलिए आपके इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताया गया, 47 के बाद के इतिहास को झूठ बोला गया। लेकिन 47 से पहले भी आपसे बड़ा कोई बलिदानी नहीं था। तब किसी देश की रक्षा की चिंता नहीं थी, तब किसी जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए सिखों ने अपना बलिदान नहीं दिया था। कोई हजारों साल पुरानी कहानी नहीं है। सवाल यह है कि आखिर हमने कैसे ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज हम एक सच्चाई को नहीं पढ़ पा रहे। हम भूल गए, गुरु अर्जन देव सिंह का बलिदान भूल गए, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान भूल गए। हम किनकी औलादें हैं, हम किनके वंशज हैं, हम कहां से आए थे, क्यों आए थे, हमने ये अमृत क्यों चखा, ये कृपाण क्यों रखी, ये केश क्यों बांधे, ये कड़ा क्यों पहना, ये हमने भूल गए। हम सत्ता और सत्ता पे बैठने वाले लोग ये आनी जानी है। सत्ताएं किसी समाज के सामने लेकिन अगर समाज मर जाए, समाज का पुरुषार्थ मर जाए, समाज का साहस मर जाए, समाज का मॉरल कमजोर हो जाए, तो सत्ता पे बौने लोग बैठ जाते हैं। और फिर वो बौने लोग अपने स्वार्थ के लिए देश को बांटते हैं, राज्य को बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं, भाषा पे बांटते हैं, इलाके पे बांटते हैं, और कहिए कि वो कोशिश करते हैं कि बांट बांट कर किस तरीके से सत्ता पे बना रहा जा सकता है। इसके अंदर उनका खेल चलता है। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है कि जिन्होंने जब ये देश तथाकथित तौर पे आजाद हो रहा था तब उनसे पूछा गया था, मास्टर तारा सिंह जी से पूछा गया था कि आपको कोई अलग मांग रखनी हो तो बताइए। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो ये जानते थे कि वो कौन है, उनको अपने होने पे गर्व था। उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि सत्ता के स्वार्थ में अपने पिता को, अपनी जड़ों को, अपने मूल्य को, अपनी उस रूट को जहां से वो चले थे वो नहीं भूले। उनको लाल किले के सामने गुरुद्वारा शीशगंज में किसका शीश कटा था वो याद था, किन्होंने काटा था। ये सिख, ये अमृत चखने की परंपरा क्यों शुरू हुई, क्या कारण थे? इसलिए हम सब लोग नाम बदल सकते हैं, शक्ल बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, विचार बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदल सकते। हो सकता है कि कुछ लोग इस भौतिक युद्ध में, इस दौड़ में जिस तेजी से अपनी पुरानी पहचान को मिटा करके सत्ता के स्वार्थ में, पैसे के स्वार्थ में अपनी मां को गाली दे रहे हों, वो यकीन मानिए बहके हुए और भटके हुए लोग हैं। और वो अगर भटके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे नहीं है, वो अब भी हमारे हैं। और सनातन जब तक है, जब तक ये सृष्टि है तब तक ये सनातन है, और जब तक सृष्टि है तब तक वो कितना भी भटक जाएं हमारे ही रहेंगे। किसी के भटक जाने से
आप आत्मा नहीं भटका सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि सच को जानिए। सच को जाने बगैर, अपनी रूट की तरफ लौटे बगैर आपका उद्धार नहीं हो सकता। पैसा कमा सकते हैं, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं। सड़कों के किनारे बड़े बड़े बिल्डिंगें जो हैं, जिन्हें एक खास नाम से पुकारा जाता है, जो मैं समझता हूं कि भाषा की मर्यादा को और संवेदना को ध्यान में रखते हुए उसे मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पैसा तो वो भी कमाती हैं। पैसा तो किस समाज के पास नहीं है? पैसा एक माध्यम है, पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर पैसा होता तो पूछिए कि आजादी की लड़ाई में कितने करोड़पति, कितने अरबपति लोगों ने जेलें काटी, कितने धनाढ्य लोगों ने कुर्बानी दी। और जब नाम आता है तो क्या लाला लाजपत राय अरबपति थे? क्या भाई परमानंद अरबपति थे? क्या करतार सिंह जी, नंद सिंह जी, ये करोड़पति लोग थे, अरबपति लोग थे? क्या भगत सिंह अरबपति थे? क्या महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह खरबपति थे? क्या इस लड़ाई में कूदने के बाद आजाद भारत में उनके बच्चों को प्रधानमंत्री बनना था क्या? जिस उम्र में युवाओं के मनों के अंदर युवाओं के मन में एक कुछ पाने की कोशिश होती है, कुछ प्राप्त करने की कोशिश होती है, वो युवा जब अपने जीवन के सपने संजोता है, अपने सुनहरे भविष्य के लिए चिंता करता है, तब ऐसे समय में भी मात्र छोटी सी उम्र में ऊधम सिंह नाम जैसे एक व्यक्ति मात्र 19 साल की उम्र में, एक 19 साल की उम्र में युवा अपने देश को आजाद कराने, अपने राज्य में उस गवर्नर जनरल, जो पंजाब का गवर्नर जनरल था, मिशेल ओडॉयर, क्या बात थी कि आप जरा सोचिए कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में देश के 3 महान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उसका मुजाहरा करने के लिए, रोष प्रकट करने के लिए जब पंजाब के तमाम रणबांकुरे वहां इकट्ठे हुए, तो पंजाब के उस गवर्नर ने, जिसको मिशेल डायर के नाम से लोग जानते हैं, उसने सीधी कार्रवाई में पुलिस को ऑर्डर किया गोली चलाने का। इस देश के तमाम लोगों से, जो लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, अगर शौर्य और पराक्रम की कोई मिसालें देखनी है तो आप जलियांवाला बाग जरूर जाएं। वो ऊधम सिंह जो अपना कैरियर बना सकता था, जिसके जीवन में बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में उनके पिता और माता का साया उनके सर से उठ गया था, और मात्र 20 साल की, 19-20 साल की उनकी उम्र थी। जलियांवाला बाग को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, प्रण किया। कुछ पद्मश्री और भारत रत्न उन्हें मिलेगा, यह शायद उन्होंने जीवन में सोचा भी नहीं होगा।
उन्होंने यह भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनका नाम कोई याद भी रखेगा या उनकी तस्वीरें लगेंगी या उनका गुणगान होगा। ऐसी कोई लालसा उनके मन में नहीं थी। उन 20 साल के युवा ने किसी से बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, निहत्ती मां बहनों औरतों को, वो जो दीवार बनी हुई है उसके बराबर में जो कुआं है, मैं कई बार जब भी अमृतसर गया हूं पिछले 10-15 सालों में, हर बार मेरी कोशिश होती थी मैं जाकर वहां बैठता था। अब वहां म्यूजियम बन गया है। उस कुएं में इतनी महिलाएं कूदी बचने के लिए, बच्चे कूदे कि वो पूरा कुआं लाशों से भरते हुए ऊपर तक आ गया। आज भी वो कुआं मौजूद है, वो गोलियों के निशान मौजूद हैं। ये तमाम इसलिए रखा गया है कि आज की जनरेशन को पता चले कि जिस भारत में हम बैठे हैं, जिस पंजाब में हम बैठे हैं, इसमें हमारे पूर्वजों का खून शामिल है। ये किसी भीख में आजादी नहीं मिली। ये दिल्ली में बैठने वाले गद्दार नेता जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी बेटी को चिट्ठियां लिखते थे, जिनको सत्ता के ट्रांसफर होने से प्रधानमंत्री बनना था, किसी को महात्मा बनना था, इनमें से किसी ने भी जलियांवाला बाग के ऊपर कभी 2 आंसू नहीं निभाए। इनको तो जल्दी थी कि सत्ता पे हम कैसे बैठे। जघन्य अपराध किए। इस तथाकथित भारत में भी कई सारी ऐसी चीजें अब बाहर निकल के आ रही हैं, क्योंकि आज के दौर में मैं और आप बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सरकारों से आजाद किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं और आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों की बातें सुनता हूं। 2 दिन पहले भी मैं 15 देशों के नुमाइंदे थे, उनके बीच में बात कर रहा था। लेकिन मेरा अफसोस, मेरा दुख कुछ और है। जिस ऊधम सिंह ने 20 साल की उम्र में उस पूरे नरसंहार को देखा, उस मैसेकर को देखा, उसने खामोशी इख्तियार की, खामोशी इख्तियार की। और जरा सोचिए, उसका कमिटमेंट, उसका कन्विक्शन अपनी कौम, अपने देश के प्रति कितना होगा। वो भी सब कुछ छोड़ के कहता, छोड़ो हमें क्या करना है, जो मर गए वो मर गए, जो चले गए क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना कैरियर बनाता हूं। बड़े सारे लोगों ने लंदन में कैरियर बनाया, बड़े सारे लोगों ने दिल्ली में कैरियर बनाया, लाशों पे कैरियर बनाया। वो भी ऊधम सिंह बना सकता था, लेकिन ऊधम सिंह ने वो कैरियर नहीं चुना। ऊधम सिंह ने एक ऐसा कैरियर चुना जिसका लक्ष्य फांसी था, जिसका लक्ष्य मौत थी, बेरहमी की मौत थी। वो ये जानते थे 21 साल तक इस उधेड़ बूंद ने उस युवा को, 20 साल के युवा को 21 साल तक जिंदा रखा, कि जिसने जलियांवाला बाग का में ऑर्डर किया है, जिसकी देख रेख में हुआ है, इसका मैं पीछा करूंगा। आज तो लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने में बहुत बड़ा महान तकलीफ महसूस करते हैं। वो युवा अपने मन में उस लक्ष्य को लेकर के इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड जाकर के उस आदमी का पीछा करता रहा जिसका नाम मिशेल डॉयर था। और अपने लक्ष्य के प्रति कितना कन्विक्शन उस आदमी में होगा। लंदन जैसी दुनिया, गरीब एक हिंदुस्तानी, कौन कहां पूछेगा, कौन कहां खाएगा, कहां रहेगा, इसका उसको चिंता ही नहीं थी। वो पहुंचा और उसने पूरे लंदन में उस शख्स के ऊपर अपनी निगाह रखी। और एक दिन पता चला 13 मार्च 1940 को कि ये जो डायर नाम का शख्स था, जो बंगाल का गवर्नर था, ये रॉयल सेंट्रल
एशियन सोसाइटी का एक हॉल है लंदन में, वहां किसी भाषण के लिए आने वाला है। आप देखिए, जरा गौर करिए, कितनी बड़ी इंस्पायरेशन है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, उस वक्त उनका लक्ष्य डायर था, आज आपका लक्ष्य कुछ और हो सकता है, लेकिन ईमानदारी देखिए, कमिटमेंट देखिए। सारे स्वार्थों से उठ करके उस शख्स ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जब उसको पता चला कि लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के अंदर आज डायर जो है भाषण देने आने वाला है, उन्होंने एक मोटी सी किताब खरीदी और उस किताब को इस आकार में अंदर के पन्ने उसके काटे कि जो एक रिवॉल्वर उन्होंने खरीदी थी, वो रिवॉल्वर उस किताब के पन्नों में दब जाए। इस तरीके से रिवॉल्वर रख करके एक खाना बनाया उस किताब के पन्नों का, और ऊपर से उसका कवर करके किताब हाथ में लेकर के वो लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए। सब कुछ सुनते रहे। जब सब लोग उठे, वो भी उठे और गए और सीने में 3 गोलियां मारी। और गोली मारने के बाद पंजाब की धरती से पैदा हुआ वो महान पुत्र, उसने पीठ नहीं दिखाई, वो कायरों की तरह भागा नहीं, वो कहीं छुपा नहीं। उनके आखिरी शब्द हैं, आई डिड माई जॉब, मैंने अपना काम कर दिया है, कानून अपना काम करे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके चंद महीनों तक उनके ऊपर मुकदमा चला और उसी लंदन के कोर्ट में 4 जून को उन्हें दोषी करार दिया गया, डायर की हत्या का मुजरिम बताया गया और पेंटविले जेल में 31 जुलाई 1940 को उस महान क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई। मेरा दुख दूसरा है। पंजाब के नौजवानों, समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने ऊधम सिंह को नहीं देखा, लेकिन मैंने ऊधम सिंह के वंशजों को देखा है, उस परिवार के युवाओं को देखा है। इस तथाकथित आजादी में मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कभी अपने दिल पे हाथ रख के पंजाब के युवाओं सोचें, यह प्रोग्राम हो सकता है किसी संगठन का हो, यह संगठन माध्यम हो सकता है, लेकिन लक्ष्य पंजाब के सारे युवा हैं। उनकी क्या विचारधारा है, वो किस पार्टी से जुड़े हैं, यह मेरा कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। वो पहले भारतीय हैं, वो पहले भारत मां के पुत्र हैं, वो सनातन के पहले पुत्र हैं, उसके बाद किसी पार्टी, किसी आइडियोलॉजी के हो सकते हैं। ये आइडियोलॉजी और ये दुकानें होती हैं, मैं इससे ज्यादा नहीं मानता। किसी दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रांति नहीं लाती है, क्रांति समाज लाता है। क्रांति के बाद उस पर जो महल बनाते हैं वो राजनीतिक दल बनाते हैं। इसलिए मेरा फोकस राष्ट्र और राष्ट्र के अंदर समाज है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, ऊधम सिंह का नाम बार बार मेरे सीने में क्यों आता है। दिल्ली की सड़कों पर, राजपथ पर मैंने ऊधम सिंह के परिवार के वंशजों के पुत्र को देखा है। हाथ में एक टूटी हुई बोतल, कपड़े फटे हुए, टूटी चप्पल, 40 डिग्री टेम्परेचर पर भारत, इस स्वतंत्र भारत में ये जो राजपथ बना हुआ है, जहां सत्ता के बड़े बड़े फिरौन बैठते हैं, जो देश की किस्मत को लिखते हैं, उस सत्ता के उस राजपथ पर ऊधम सिंह के परिवार का एक युवा, जो इतनी कम उम्र में बुजुर्ग लगता था, सड़कों पे ऐसे लगता था कि कोई पागल घूम रहा है।
पिछले कई साल से दिल्ली में किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया, किसी ने रोक गया तो सो गया, नहीं किसी ने जाना कि ये कौन है, ये क्या चाहता है भाई, नहीं पूछा हमने। क्योंकि हमारी राजनीति सत्ता के इर्द गिर्द, सत्ता का सुख भोगने और सत्ता के माध्यम से अपने घर भरने का एक माध्यम बन गया है। हम सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े नारे, बड़ी बड़ी तकरीर करते हैं, हम उन योद्धाओं को, वीरों को, साहसियों का नाम लेते हैं, लेकिन उन योद्धाओं की तस्वीर समाज को मूर्ख बनाने के लिए पार्टियों के ऑफिस पे टंग तो जाती है, लेकिन कोई पार्टी सत्ता में आने के बाद, अरे जो चले गए हैं उनका कुछ नहीं कर सकते तो उनके परिवार के लोगों को तो सम्मानित करके ऐसा कर दो कि उनको अपने पूर्वजों पर इस बात का गम न हो और आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लें कि जो देश के लिए जान देते हैं, ये देश उनके परिवार के लिए अपनी जान लगा देता है। ये प्रेरणा नहीं देते हम लोग। वो एक शख्स जो पिछले 4, 5, 6 साल से, आप तो उसकी मृत्यु हुए भी कोई 3 साल हो गए हो, 3-4 साल हो गए, वो ये कहता रहा कि मुझे एक किसी सरकार की किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में, मैं ड्राइवर ही जानता हूं, मुझे ड्राइवर रख लो, मैं अपने बच्चों को, अपने पिता को खाना खिला सकूं। हम बहुत बुरे हालात में हैं, खाने को नहीं है, मुझे कोई टेम्परेरी नौकरी दे दो। उसे नौकरी नहीं इस देश के लोगों ने दी, क्योंकि लोगों को देश में, सत्ता में जब लोग बैठ जाते हैं तो इस लोकतंत्र के अंदर चुनावों से पहले लोक मजबूत होते हैं और चुनाव के बाद तंत्र मजबूत हो जाता है। जब तंत्र मजबूत हो जाता है तो लोग नजर नहीं आते, फिर सत्ता का तंत्र में आप फंसते हैं और उसमें आपको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप जिनकी लाशों पे पैर रख करके, जिनके कंधों पे पैर रख करके सत्ता के उस शीर्ष पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आप उन्हें दूर कर देते हैं। यह दुनिया का ऐसा मुल्क है कि हम अपने बलिदानियों को सिर्फ बातों में, जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। हमने कोई आज तक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बनाया, उस डिपार्टमेंट में कोई ऐसे लोग नहीं रखे कि अगर कोई भी एक पक्ष जो पूरे देश में यह काम करे, और उसमें ऐसे मिशनरी लोगों को नहीं लगाया। हमने हजारों डिपार्टमेंट बना दिए, हमने इलीगल तरीके से इस देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि वो वोट का एजेंडा है कि भगत सिंह के पुरुषार्थ के कारण, भगत सिंह के परिवार के बचे हुए लोग और ऊधम सिंह के बचे हुए लोग और भाई परमानंद और लाला लाजपत राय के बचे हुए परिवार के लोग आपके लिए वोट बैंक नहीं है, क्योंकि वो हार जीत में उनकी कोई गिनती नहीं है। जिनकी गिनती है, जो दंगा कर सकते हैं, जो जिहाद फैला सकते हैं, जो देश को तोड़ सकते हैं, जो रेलों में आग लगा सकते हैं, जो बीमारी को फैला सकते हैं, जो चौराहे चौराहे, सड़कें सड़कें रोक करके देश की मजबूत सरकारों को कमजोर कर सकते हैं, हिला सकते हैं, डिगा सकते हैं, झुका सकते हैं, सरकार उनकी बात सुनती है। वो ऊधम सिंह के परिवार के किसी एक वंशज को ड्राइवर की नौकरी नहीं दे पाती है। इसलिए तो अफसोस है, जब वो नौकरी मांग रहा था, ये तो मैं सरकारों से गुस्सा है। अरे समाज में करोड़ों ऐसे लोग हैं, हजारों बड़े बड़े धनाढ्य हैं भाई। अगर किसी के अंदर इतनी भी ज़र्फ था उसमें कि सरकार एक नौकरी नहीं दे पा रही, एक ड्राइवर की नौकरी नहीं दे पा रही, करोड़ों गद्दारों को, डकैतों को, लुटेरों को, जो कल तक चंबल में डकैत थे, वो आज पार्लियामेंट में भी पहुंच जाते हैं। उनके बच्चे अपना बर्थडे हवाई जहाज में मनाते हैं, बाप दादे जेल में हैं। क्या भारत है ये?
और ऊधम सिंह के परिवार का कोई वारिस उसे कोई नौकरी 5,000 की नहीं दे पाया। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे समाज में भी बहुत सारे पाखंडी लोग हैं। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इतना बड़ा बड़ा संसार चलाने, सब कुछ सरकार पे भी मैं छोड़ दूं तो मैं कभी कभी मानता हूं कि सरकार के लोगों तक, कान में तक पहुंचाने के लिए जो लोग हैं वो दलाल सरकार के लोगों को भी सही बात नहीं बताते हैं। ये सरकार का काम नहीं है कि राजपथ पे कौन घूम रहा है। क्या ये डिपार्टमेंट बनता और ऐसे तमाम सारे लोगों को स्थापित किया जाता ताकि वो 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे आम समाज में भी बहुत सारे लोग होंगे जो एक छोटी सी नौकरी ये सोच के दे देते कि भाई ये हम ऊधम सिंह के परिवारों को दे रहे हैं, इसलिए वो काम कितना जानता है कितना नहीं जानता, एक मैसेज जाता, समाज की भी चुप्पी रही। ऊधम सिंह के उस परिवार के लड़के ने आत्महत्या कर ली। यह खबर नहीं बनी। आत्महत्या है। मुंबई में आत्महत्या होने वाली खबर इस देश के राष्ट्र की आत्मा झकझोर देती है। दुनिया में चारों तरफ उसकी चर्चा होती है, उसके बारे में बहुत सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन मेरा अफसोस सिर्फ ये नहीं है कि उसने आत्महत्या की। मेरा अफसोस यह है कि कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, भारत की सेना पे गोली चलाने वाले लोग, भारत के संविधान, भारत के राष्ट्र को, सनातन को गाली देने वाले लोग, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरगना, उस सरगना की निहायती जिसे कह सकते हैं आप, शर्मनाक, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हिंदुस्तान का गद्दार, देश का गद्दार, संविधान का गद्दार, उस गिलानी के परिवार के लड़के को 1 लाख रुपए की नौकरी जम्मू कश्मीर की सरकार देती है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। इस देश में गद्दारों को पूजा जाता है, इस देश में गद्दारों को ताकत दी जाती है। इसलिए देश में गद्दार और चाटुकार और दलाल और बौने पैदा होते हैं। हमने 70 साल में जो निजाम खड़ा किया है उसमें भगत सिंह पैदा नहीं होगा, उसमें ऊधम सिंह, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय पैदा नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। हम नहीं डिजर्व करते ऐसे लोगों के लिए। हम मूसा दुजाना को पैदा करते हैं और उनके मरने पे उनको बड़ा बड़ी रकम भी देते हैं, उनके परिवार वालों को। जो भारत राष्ट्र के खिलाफ बंदूक उठाते हैं उनका महिमा मंडित होता है, उस पर महीनों महीनों डिबेटें चलती हैं टेलीविजन पे। हम बहुत सेलेक्टिव हैं, हम बहुत हिपोक्रेट, मुनाफकत और मक्कार हैं। दुख बात इस बात का नहीं है कि ऊधम सिंह के परिवार को आपने एक 5,000 की नौकरी नहीं दी। जो खुलेआम हाफिज सईद के साथ जाके लाहौर में बैठते हैं, जिनका किरदार पूरी दुनिया को पिछले सालों से पता है, आप उनके बच्चों को भारत सरकार के देख रेख में जो जम्मू कश्मीर चल रही थी, उस जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री ने, उस जम्मू कश्मीर सरकार की मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो एक आतंकवादी संगठन है जो भारत के खिलाफ खड़ी है, उसने 1 लाख की नौकरी दी और यह समाज चुप रहा। यह सवाल क्यों नहीं उठा? ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इसके ऊपर हंगामा क्यों नहीं हुआ? इस पे जम्मू कश्मीर की विधानसभा क्यों नहीं हुई? लोकसभा में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे उन्होंने इस पे हंगामा क्यों नहीं किया? एक बार तो ऊधम सिंह की वो कहानी सुनाते जो जनपद से चंद किलोमीटर भी नहीं है, चंद कदमों के फासले पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है। उस पंचायत में तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं। एक किसी ने नाम लिया हो कि ऊधम सिंह इस दिल्ली में चंद कदमों के दूर 5,000 की नौकरी मांगते मांगते उसको मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ गई। लेकिन इस देश में गद्दार फल फूल रहे हैं, खुलेआम गद्दारी करते हैं भारत राष्ट्र के खिलाफ, लेकिन उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं
कि कोई टेलीविजन निकाल रहा है, कोई अखबार निकाल रहा है, उनको फंड करने वाले इस देश में मौजूद हैं, इस देश के बाहर भी मौजूद हैं, लेकिन इस राष्ट्र को बचाने में जो शक्तियां खड़ी हुई हैं, उनसे कोई ये पूछता नहीं है कि आप अपने जीवन को कैसे चलाते हैं। उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए सत्ताएं बदलती रहती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती, और जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी ऊधम सिंह पैदा नहीं होंगे, भगत सिंह नहीं होंगे, भाई परमानंद नहीं होंगे, सुभाष नहीं होंगे, वीर सावरकर नहीं होंगे, महाराजा छत्रपति शिवाजी नहीं होंगे, खुदीराम बोस नहीं होगा। दलाल पैदा होंगे, दलाल, चाटुकार पैदा होंगे, चोर पैदा होंगे, बौने पैदा होंगे, लुटेरे पैदा होंगे और कपड़े बदल के पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। हमने व्यवस्था बनाई है। हम सब कुछ सरकारों के बल छोड़ देते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार समाज का आईना होती है। जब समाज के अंदर चेतना शून्य हो जाती है तो शुद्ध रूप से मक्कार पैदा होते हैं। एक वाइब्रेंट समाज, एक जिंदा कौम जब खड़ी होती है तो दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत भी उसके सामने झुकती है। हमारे देश में उल्टा हुआ, सरकार ने समाज को झुका दिया, क्योंकि समाज सब कुछ सत्ता के इर्द गिर्द रह करके प्राप्त करने में लगा हुआ है। अपने पुरुषार्थ पे, अपनी ईमानदारी पे, अपने कंधों पे उसे यकीन नहीं है। इसलिए सब कुछ प्राप्त करने के लिए सत्ता के साथ जुड़े रहो, जायज नाजायज सत्ता की बातों पे खामोश रहो, चुप्पी साध लो। मेरा काम हो गया इसलिए मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार एक ही बात का पक्षधर हूं। सत्ता को जिस दिन ये भ्रम पैदा हो गया कि वो समाज को चलाएंगे, उसका कभी नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। मैं कहता हूं समाज को यह भ्रम पैदा होना चाहिए, राष्ट्र की मेजॉरिटी को यह भ्रम पैदा होना चाहिए कि हम जिसको चाहेंगे उसको सत्ता पे बिठाएंगे, हम जिसको चाहेंगे सत्ता से उतार देंगे। जिस दिन भी समाज और सत्ता के बीच में यह सामंजस्य बन गया कि जिन कारणों से हमने तुम्हें सत्ता पे बिठाया है, हमने अपना घर भरने के लिए नहीं बिठाया है, हमने अपने बेटे बेटी की नौकरी के लिए नहीं बिठाया है, ठेके लेने और देने के लिए नहीं बिठाया है, हमने तुम्हें राष्ट्र को बचाने और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बिठाया है। लिहाजा अगर राष्ट्र का निर्माण सही तरीके से हो, संविधान में जो गलत काम किए गए हैं हो, संसद में जो गलत तरीके से काम किए गए हैं उन्हें ठीक करना हो, कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से इस देश के समाज को बांट दिया हो, तो उनको पहले ठीक करिए, बाकी काम होते रहेंगे। 70 साल से इस देश ने नहीं सोचा सत्ता क्या कर रही है। पहली बार इस समाज को एहसास हुआ है कि सत्ता पे बैठने वाले और समाज के बीच में कुछ दूरी कम हुई है। सत्ता पे बैठने वालों को एहसास है कि 70 साल के बाद क्या वजह है। ये वही समाज है, ये वही लोग हैं जो कल तक किसी और को वोट देते थे। जब इनको सच पता चला तो ये समाज जागृत हो गया और उन्होंने सत्ताएं बदली। और मैं यकीन से कहता हूं, जितना मैं घूमता हूं, जितने लोगों से मिलता हूं, कि आज दिल्ली की गद्दी इसलिए नहीं बदली गई है कि कुछ लोगों को, कुछ संगठनों को कुछ ठेके चाहिए, कुछ पैसा कमाना है। नहीं, इस देश के गरीब से गरीब आदमी ने, जिसको यह भी नहीं पता था कि मुद्दा क्या है, उसे एक ही बार पहली बात समझ में आई
राष्ट्र खतरे में है, राष्ट्र को बचाने के लिए यही वो लोग हैं जो पहली कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जाने अनजाने उसे यह भी नहीं पता कि उसका लोकल एमपी कौन है, लोकल एमएलए कौन है। उसे एक चेहरे पे, एक सूरत पे, एक शख्सियत के ऊपर यह यकीन और भरोसा हो गया कि यह बचा सकता है। उसने कुछ नहीं पूछा, पूरी ताकत से आपको सत्ता में बिठा दिया है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जब हम अपने पुरुषार्थ को भूलने लगते हैं, जब हम इन बातों को भूल जाते हैं कि आखिर हम कौन थे, कहां से आए थे, तो फिर याद रखिएगा कि ऐसी कौमों को फिर कभी मौका नहीं मिलता। पंजाब के युवा मेरे मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम मेरे साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि आप उस दौर में आए हैं जब आपके पास अपनी बात कहने की ताकत है, फ्री में है, बहुत पैसा नहीं है, ना के बराबर पैसा लगता है। अपने मन के अंदर जो छुपा रखा है सालों से, जो घुटन है अपने अंदर के मन की, जिसे कोई सुनता नहीं था, जिसे कोई छापता नहीं था, जिसे कोई दिखाता नहीं था, क्योंकि इस देश का मीडिया, इस देश का कम्युनिकेशन भी एक तरफा नैरेटिव क्रिएट करता था। इसलिए आपके मन में राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ करने की जो तमन्ना थी, जो उत्साह था, आज आपके हाथ में वो ताकत है। अपनी मर्जी से फील्ड चुनिए। कैरियर तो हमने हजारों साल से लोगों के देखे हैं, बड़े बड़े कैरियर बनाने वाले लोग हैं, वो कैरियर बना के चले जाते हैं, लेकिन जो सच में इस देश का कैरियर को ढो रहे हैं, देश उन्हीं से चल रहा है। कैरियर की चिंता मत कीजिए, बड़े बड़े लोग कैरियर बना के वापस लौट आए हैं। कर्नल आर.एस. सिंह जैसा आदमी जो फौज में कर्नल था और रॉ के अंदर थे, संपन्न परिवार के हैं, उनको कुछ नहीं करना है। हजारों लाखों फौजियों की तरीके से वो भी एक थे। निजी तौर पे अपना जीवन एक साधारण आदमी की तरह जीते हैं, लेकिन आज इस देश के सामने आने वाली चुनौतियों को, इस देश की सीमाओं को जिन लोगों से खतरा है, उसके बारे में जो उनकी महारत है, जो एक्सपर्टीज है, वो बहुत कम लोगों की है। ये जो नकली लोग टेलीविजन पे बैठ जाते हैं, अरमा वर्मा टाइप के, ये जो चोपड़ा टाइप के लोग बैठ जाते हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं। ये इनका धंधा है टेलीविजन पे आकर के बैठना, और 2-4 हजार रुपए मिलते हैं वो ले जाते हैं। आज बड़े बड़े कैरियर छोड़ करके लोग नीचे आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जिसे आज से चंद साल पहले मूर्खों जैसा काम कहा जाता था। कहां आप ये बेकार राष्ट्रवाद की बात में पड़े हुए हैं, कहां देश के उत्थान की बात में पड़े हुए हैं, कहां आप सनातन की बात कर रहे हैं। ये सब छोड़िए, कैरियर बनाइए, पैसा कमाइए, मजे कीजिए। आज आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी कार, आपका मकान और ये पैसा आपको जिंदा नहीं रख पा रहा। ये पैसा आपकी जान को नहीं बचा पा रहा। इसलिए कोई कैरियर चुने, लेकिन कैरियर का माध्यम सिर्फ इतना ही चुने कि आपका जीवन चले। लेकिन ये जो राष्ट्र के सामने चुनौती है, जो घर के बाहर चुनौती आपके पहुंच गई है, जो दरवाजे पे पहुंच गई है, बड़ी कोशिश की एक पड़ोसी मुल्क ने जो पंजाब को काट करके बना है, उसने एक पूरा मूवमेंट चलाया और आपको भरमा दिया, और एक मूवमेंट के नाम से भारत को कमजोर किया। और जो उनके हेडक्वार्टर हैं, जहां आप लोग नहीं जा पाते हैं, मैं अपने 12 साल के जीवन में बहुत चीजों को नजदीक से देख के आया हूं। वहां यह तय हुआ कि जितनी भी मार्शल रेसेस हैं भारत में,
उनको भारत राष्ट्र के खिलाफ धीरे 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 कन्विंस करके कैसे उनको उनके राष्ट्र के खिलाफ खड़ा करो। और बहाने बनाए गए, उसमें हमारे राजनेता भी शामिल थे, जिसके कारण एक साधारण से आदमी को राजनीतिक एजेंडे के तहत एक आतंकवादी और उग्रवादी बनाया। और कैसे एक इतनी बड़ी सोच को पनपने दिया, क्योंकि हम सो गए, हमने अपनों के बीच काम नहीं किया। और आखिर में एक परिवार के सबसे बड़े लड़के और सबसे छोटे लड़के के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी कि आज वंकबूर के अंदर मैं बहुत सारे नारे सुनता हूं। आज लंदन की सड़कों के ऊपर अपनी ही रूट्स को, अपने ही दादे परदादों को गाली देने में लोग गर्व महसूस करते हैं। वो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को भूल गए, वो साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की कुर्बानी को भूल गए, वो शीशगंज को भूल गए, वो गुरु अर्जन देव की कुर्बानी को भूल गए। इसलिए सत्ता और पैसे के स्वार्थ में जीवन बहुत समय तक नहीं चलता है। जिन सरकारों ने, जिन ताकतों ने आज आपको पैसे के बल पर अपनों से के खिलाफ खड़ा कर दिया है, वही ताकतें, याद रखिएगा, आपको समाप्त करने के लिए किसी और को खड़ा कर देंगी। तब आपके जो छूटे हुए भाई हैं, वो बचाने के लिए इसलिए नहीं आ पाएंगे कि आपने उनको पहले समाप्त कर दिया है। वो आपको ऐसा निहत्था और अकेला करेंगी कि जिस दिन आपकी जरूरत समाप्त हो जाएगी, उस दिन वो आपको समाप्त कर देंगे। ये एक लंबा षड्यंत्र है, जिनका पूरा इतिहास सिखों के कत्लों से भरा हुआ है, जिन्होंने अपनी आंखों से तमाम सारे वो कत्ल देखे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि युवाओं, खासतौर से पंजाब के युवाओं से कहता हूं, मैं एक किताब आपको बताता हूं। ये किताब थोड़ा रेयर है, लेकिन मिलेगी। हमारे पुरखों ने लिखी है, हमारे बाप दादाओं ने लिखी है। वो किसी राजनीतिक दल में नहीं है आज, वो किसी विचारधारा में नहीं है। उन्होंने जो देखा वो लिखा है। उस किताब का नाम है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब। मुस्लिम लीग ने सिखों और हिंदुओं के ऊपर कैसे हमले किए, यह किताब का नाम है। इंग्लिश में टाइटल है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन पंजाब। किताब के राइटर का नाम है गुरबचन सिंह तालिब। इनका कोई वंशज राजनीति में नहीं है। उस किताब को पढ़िए, गुरु गोविंद सिंह को याद कीजिए, उनके पुत्रों को याद कीजिए, बंदा बहादुर को याद कीजिए, भाई मतीदास को याद कीजिए। ये कौन थे, कहां से आए थे? ये सब सनातन धर्म के पुत्र पुत्रियां थे। सनातन पे संकट आया, लुटेरों, बदमाशों, बलात्कारियों ने जब मुगलों की शक्ल में इस देश के ऊपर सनातन पे हमला किया, भारत पे हमला किया, तो हमारे ही परिवार के मेरे भाइयों, पंजाब के तमाम बुजुर्गों के साथ बैठें, पता करें कि चंद लोगों ने कैसा खेल खेला है, कैसा नशा आपको दिया है कि आप अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, अपनी उत्पत्ति सबको भूल के खड़े हो गए हैं। और किसके साथ खड़े होने जा रहे हैं? जिन्होंने मेरे बाप दादाओं, पुरखों को और मेरे परदादाओं को मारा है, मजहब के नाम पे मारा है। उनका कोई कसूर नहीं था। यह कल की कहानी है, कोई पुरानी नहीं है। किसी राजनीतिक दल ने किसी एजेंडे के तहत सिखों के साथ कोई जघन्य अपराध किया है, यह राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है, यह समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। किसी पार्टी के गुंडे, किसी पार्टी के लोग अगर किसी के साथ जघन्य अपराध करें तो वो समाज जिम्मेदार नहीं हो सकता।
मैं अपने युवा काल में जब पंजाब खेलने गया